गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर विंड। देखो भाई, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। ठीक है, 10th क्लास का अपन पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ए टू जेड, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक एक एग्जांपल और एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन। ठीक है भाई, कौन सा एग्जाम कर लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, एक एक चीजें पढ़ेंगे अपन। तो देखो, सबसे पहले अपना जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है। जो अपना पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है भाई, पहले चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स। देखो, रियल नंबर्स क्या होते हैं। इस वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स बने हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल वर्ड को ही पकड़ लो, जो वर्ड एक्चुअल में है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, इस चैप्टर में भाई ज्यादा कुछ बेसिक है नहीं। आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ एक चीज है और वो है क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, अगर कोई भी अपन दो इंटीजर लेते हैं ए और बी, ठीक है, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है, क्या बनता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये होता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें ए क्या है, देखो आर तो क्या हो गया, आर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, बी क्या है ना, बी क्या है, बी क्या है, डिवाइजर। ये बाद में समझाऊंगा मैं आपको, डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। क्यू क्या है, सम इंटीजर। ठीक है, और उसके बाद ए क्या है, क्या है, डिविडेंड। ठीक है, ये क्या है, डिविडेंड। अब देखो, आपको समझ में नहीं आया अगर इस फॉर्मूला में कि सर ने ए क्या बता दिया, बी क्या बता दिया, क्यू क्या बता दिया, आर क्या बता दिया। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, मान लो आपने क्या एग्जांपल ले लिया, 68 ले लिया एग्जांपल। ठीक है, और उसको डिवाइड किया किससे, 16 से। ठीक है भाई, और बताओ कितनी बार भाग गया, 16 चौक 64, 4 बार भाग गया। यहाँ पे 64 आ गया, नीचे बच गए कितने, 4। तो देखो इसमें ये चीजें क्या क्या होंगी, ये क्या होगा, ये तो होगा क्या, डिवाइजर। ठीक है, इसे बोलेंगे अपन डिवाइजर, मतलब डी। जिससे भाग देंगे उसको क्या बोलेंगे, डी, मतलब डिवाइजर। ठीक है, दूसरी चीज है ये, इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड मतलब ए, जिसके अंदर भाग देंगे उसको क्या बोलेंगे, ए, मतलब डिविडेंड। ठीक है, ये नीचे जो बच गया इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। और इसके बाद जो ये बच गया, ये किसकी वैल्यू होगी, क्यू, मतलब इंटीजर। भाई जितनी बार भाग जाएगा ये चीज हर बार बदलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अब 4 बार गया है, फिर दोबारा भाग देंगे, मान लो ये कोई बड़ी संख्या है, फिर दोबारा भाग देंगे, फिर इंटीजर पूछाएगा, फिर पूछाएगा, तो ये क्यू की वैल्यू जो बचेगी ये होगी क्या, सम इंटीजर। ये थी अपनी भाई बेसिक कॉन्सेप्ट कि इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या चीज होगी, देखो आर क्या होगी, आर हमेशा रिमाइंडर क्या होता है। अपन कभी भी भाग देते हैं तो अपन एक चीज नोटिस करते हैं, या तो कोई संख्या बचती है नीचे रिमाइंडर में, या फिर क्या बचता है लास्ट, अपन मान लो किसी संख्या को भाग देने लग गए और अपने को रिजल्ट उसका क्या निकालना है, जीरो ही निकालना है रिमाइंडर। मान लो ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 68 की जगह 64 होता और अपन 16 का भाग देते, ठीक है, तो 4 बार जाता, यहाँ पे 64 आ जाता, रिमाइंडर क्या बचता,
0 बचता। ठीक है, तो रिमाइंडर मैक्सिमम क्या बच सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यही बच सकता है। या तो 0 रिमाइंडर बच सकता है या फिर 0 से बड़ा बचेगा, मतलब 1 2 3 4 5 जैसे उसमें 4 बचा है। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर हमेशा छोटा किससे होगा, 0 से तो बड़ा हो गया या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा किससे होगा, हमेशा b से। और b का मतलब क्या है, क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर से छोटा क्यों होगा हमेशा, डिवाइजर से छोटा इसलिए होगा क्योंकि अगर b की वैल्यू रिमाइंडर के बराबर हो गई तो एक बार और भाग ही चला जाएगा। मान लो रिमाइंडर क्या बच जाता है इसमें, 16 बच जाता है। यहाँ पे किसी भी संख्या में, ये संख्या नहीं, इसमें तो 4 ही बचेगा, लेकिन किसी भी संख्या में मान लो 16 रिमाइंडर बच जाता और अपन 16 से ही भाग दे रहे होते। ठीक है, तो क्या होता, एक बार और भाग ही चला जाता, यहाँ पे 4 की जगह 5 आ जाता। समझ रहे हो आप, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप एग्जाम्पल ले लो 20 ले लो, और 20 के अंदर आप किसका भाग दे रहे हो, 3 का भाग दे रहे हो। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचा, 2। ठीक है, बच रहा है 2 बचा तो ही तो ये 3 बार गया। अगर इसकी जगह यहाँ पे 21 हो जाता और 3 का भाग दे तो 3 7 21, रिमाइंडर क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो 2 बच रहा था, मतलब b की वैल्यू से बड़ा नहीं जाएगा, जो डिवाइजर की वैल्यू है उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके बराबर भी हो गया, एक ही तो बढ़ाया है अपन ने, 2 बच रहे थे और बीच में 1 बढ़ाया है, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया, 0, क्योंकि 3 7 क्या होते हैं 21, पूरा पूरा भाग चला गया। तो जैसे ही रिमाइंडर डिवाइजर की वैल्यू के बराबर आ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक बार और ज्यादा भाग ही चला जाएगा। यहाँ पे 6 बार जा रहा था, 2 रिमाइंडर बचा था, एक ही वैल्यू बढ़ाई अपन ने, 20 की जगह 21 ही किए हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, लेकिन 3 नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि एक बार और भाग ही चला जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझे, इसलिए जो b की वैल्यू है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होगी। अगर रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा b की वैल्यू से छोटा होगा, b की वैल्यू के बराबर चला गया, जैसे इधर अपन ने बराबर लगाया, क्योंकि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो इन सभी में, देखो इसमें 0 रिमाइंडर आ गया, उसमें 4 बच रहा था, इसमें 2 बच रहा था, तो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, इनमें 0 के बराबर आ गया। ठीक है, और b से हमेशा छोटा होगा, अगर b के बराबर चला गया रिमाइंडर तो एक बार और भागी चला जाएगा उस संख्या में। ठीक है, तो रिमाइंडर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जो भी इक्वेशन की होगी उसमें जो b की वैल्यू होगी उससे छोटी छोटी होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, मान लो किसी भी संख्या में कोई भी इक्वेशन दे दिया अपने को इजी फॉर्म में, a इज इक्वल टू क्या दे दिया, 4q प्लस 1, रिमाइंडर की वैल्यू दे दी 1, या 4q प्लस r दे दिया अपने, और अपने को बोल दिया भाई इसकी रिमाइंडर की वैल्यूज निकालो, रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो अपन क्या निकालेंगे, b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 4, तो अपन क्या क्या निकालेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर हो गया, और लेस देन किससे होगा, 4 से, क्योंकि b की वैल्यू है 4। तो 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 4 से छोटा कौन कौन से रिमाइंडर हो सकते हैं, 0 1 2 और 3, ये 4 रिमाइंडर हो सकते हैं। ठीक है भाई, अगर b की वैल्यू है तो रिमाइंडर सिर्फ ये ही बचेंगे। कोई भी संख्या ले लेना आप, उसके अंदर भाग दे के देख लेना आप, किसका, डिवाइजर का, 4q का। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन करें तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन रिमाइंडर लास्ट में क्या आएगा, जैसे उस संख्या को, इन संख्याओं को कितने बार भी भाग दे लो, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 0 1 2 3, इनसे छोटा ही आएगा। इसी चीज को आप दोबारा ले लो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 0 उतार दो, 3 सिक्का, फिर 18 आ जाएगा, फिर 2 ही बचेगा, फिर 0 उतार लो, फिर 18 आ जाएगा। तो क्या रिमाइंडर 2 से ऊपर गया, रिमाइंडर 2 से ऊपर नहीं जाएगा, जो डिवाइजर की वैल्यू है उससे ऊपर रिमाइंडर नहीं जाएगा। ठीक है, ये थे भाई अपने इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब अपने को इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो आपका जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला एग्जांपल है वो देखो आप।
पहला एग्जांपल क्या है, यूज इक्विलेटरल एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। दो संख्याएं दे रखी है, किस किस का एचसीएफ ऑफ, किसका निकालना है 4052 एंड 12576। इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है अपने को, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एचसीएफ देखो अपन कैसे निकालेंगे। इनके अंदर दो चीजें हैं, एक डिवाइजर है एक डिविडेंड है। ठीक है, दोनों चीजें अपन पता कैसे करेंगे, कौन सा डिवाइजर होगा कौन सा डिविडेंड होगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जो संख्या बड़ी होगी उसे हम हमेशा क्या लेंगे, डिविडेंड लेंगे, और जो संख्या छोटी होगी उसे हमेशा क्या लेंगे, डिवाइजर लेंगे। तो डिविडेंड कहाँ लिखा जाता है, हमेशा अंदर लिखा जाता है। तो ये तो क्या हो गया डिविडेंड। ठीक है, डिवाइजर क्या हो जाएगा 405, ये हो जाएगा इसका डिवाइजर। ठीक है भाई, भाग दो इसका, 4 दिया कितने होते हैं 12, 3 बार भाग चला जाएगा, 4052 है वो 12576 है, तो 3 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 1 बच गया, यहाँ पे 1 आ गया और 4 दिया 12, कितनी वैल्यू आ गई 12156। यहाँ पे लिख दो 12156, घटा दो इसमें से, कितने बच गए, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, और ये कितने बच गए भाई, 5 में से 1 गया तो कितने बचे 4, कितने वैल्यू बच गई 420। ठीक है भाई, इसको मिला दो 420 बच गए। अब अपने को क्या ध्यान देना है, इस संख्या में भाग नहीं देना है अपने को, एक बार भाग पूरा चला गया, ये अपना रिमाइंडर बच गया। अब अपने को नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जब भाग देते हैं तब क्या करते हैं, पूरा पूरा भाग चला गया, ये संख्या इससे छोटी बच गई, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 उतारा और फिर दोबारा भाग दिया। लेकिन अपने को यहाँ पे ये काम नहीं करना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है अपने को, ये जो रिमाइंडर बचा है इसको नेक्स्ट स्टेप का क्या बना दो, इसको नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर बना दो, जो रिमाइंडर बचा है उसको। ठीक है, रिमाइंडर को डिवाइजर बना दो, और पिछले स्टेप में जो डिवाइजर था उसको क्या बना दो आप, डिविडेंड बना दो इस स्टेप का। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। ठीक है, भाग दो भाई, 420 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 के लगभग चला जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार तो नहीं जा सकता, ज्यादा चला जाएगा, तो 9 बार करके देखो, 420 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 0 9 दूनी 18, 1 बच गया, 9 चौक 36 और 1 37, कितनी बार चला गया 3780। ठीक है भाई, 3780 आ गया, 3780। अब 4052 में से 3780 घटा दो, कितने बच गए, 2 में से 0 गया तो 2 बच गए। ठीक है, यहां से यहां पावर ली, क्योंकि 5 8 से छोटा है, यहाँ से यहाँ पावर ली 10 हो गए, यहाँ से फिर यहाँ पे पावर ली, तो यहाँ पे 9 बच गए, यहाँ पे हो गए 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7। ठीक है, यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2, और यहाँ पे 3 बच गए थे, क्यों एक पावर यहाँ पे ले ली थी, 3 में से 3 गए तो 0, कितने बचे 272। ठीक है, उधर भाई बोर्ड एक तो स्टेप तो और आ जाएगा। ठीक है भाई, ये स्टेप आ गया। अब देखो अपने को वही काम करना है पिछले स्टेप वाला, इसको क्या बना देंगे नेक्स्ट स्टेप का, इसको बना देंगे नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर। ठीक है, और जो ये वाला है जस्ट पिछले स्टेप का लेना है अपने को, जैसे इस स्टेप में डिविडेंड इसको लिया था, तो इस स्टेप में डिविडेंड इसको लेंगे, पिछले वाले डिवाइजर को। तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया 420 को डिविडेंड ले लिया। ठीक है, भाग दो 272 का 420 में दिया तो कितने बार गया, एक बार गया, 272 आ गया। यहाँ से यहाँ पावर ली 10 हो गए, 10 में से 2 गए तो 8 बच गए, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ से यहाँ पावर ली तो 11 हो गए, 11 में से 7 गए तो कितने बचे बताओ 4, यहाँ पे 3 बच गए, 3 में से 2 गए तो कितना बच गया 1, कितना आ गया 140। अब रिमाइंडर कितना बच गया 148। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे 148 रिमाइंडर बच गया ना, तो इसको तो क्या बना देंगे डिवाइजर बना देंगे, और इससे पिछले स्टेप में
इसी स्टेप में जो डिवाइजर था उसको क्या बना देंगे, डिविडेंड 270। ठीक है भाई, भाग तो कितने बार गया, 148 का, 148 को ये 150 के करीब हो गया, और 150 दूनी कितने होते हैं, 300, ये तो इससे ज्यादा चले जाएंगे, तो कितने बार भाग जाएगा, एक बार। कितने हो गए बताओ, 148। ठीक है, फिर से घटा दो, घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पावर ली 12, 12 में से 8 गए तो 4 बच गए, यहाँ पे 6 बच गए, 6 में से 4 गए तो 2, और यहाँ पे कितने बच गए, 1 2, 2 में से 1 गया तो 1, कितने बचे, 124। अब क्या करो, 124 को क्या बना दो, डिवाइजर, और इसको क्या बना दो, डिविडेंड। 140 कितनी बार गया, एक बार गया, 124। ठीक है भाई, घटाओ इसमें से कितने बच गए, 8 में से 4 गए तो 4, और 4 में से 2 गए तो 2, 24 बच गए। अब 24 को क्या बना दो, 24 को बना दो डिवाइजर, और 124 ये जो पिछले स्टेप में जो 124 थे इसको क्या बना दो, डिविडेंड। भाग दो भाई, कितने बार गया बताओ, 25 पांचों कितने होते हैं, 125, लेकिन वो 25 पांचों होते हैं, तो मतलब 25 पांचों जब 125 होते हैं तो 24 का तो 5 बार भाग चला ही जाएगा, तो 5 बार देके देख लो। 24 पांचों कितने होते हैं भाई बताओ, 24 पांचों कितने होते हैं, 120, 120, रिमाइंडर कितना बच गया, 4, 124 में से 120 गए तो कितना बच गए, 4। अब 4 को क्या बना दो, डिवाइजर, और 24 को क्या बना दो, डिविडेंड। कितने बार गया, 4 छक्का 24, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब 0 को तो अपन डिवाइजर बना नहीं सकते, अपने को लास्ट में क्या करना था, एचसीएफ निकालने के लिए जो रिमाइंडर है वो कहलाना था 0। ठीक है, अब इसमें स्टेप देखो भाई, इक्विलिब्रियम डिवीजन के हिसाब से अपन कैसे लिखेंगे, देखो पहला स्टेप देखो, क्या था इक्विलिब्रियम डिवीजन अपना, a = bq + r, यही था ना। तो a क्या है पहले स्टेप में, a मतलब डिविडेंड, तो पहले स्टेप में डिविडेंड क्या है, 12,576 इजिकल टू डी क्या है पहले स्टेप में, 4,052 डिवाइजर, ये है। ठीक है, इनटू में मल्टीप्लाई क्यू, कितनी बार भाग गया, 3 बार भाग गया, क्यू भाई माना था ना अपन ने, जितनी बार भाग जाएगा उसी को क्या मानेंगे, क्यू, सम इंटीजर। रिमाइंडर कितना बचा था अपना, कितना बचा था, 420। ठीक है भाई, ये क्या बचा था अपना, रिमाइंडर। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। अब देखो दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या था, दूसरे स्टेप में अपना डिविडेंड क्या था, जो पहले स्टेप में डिवाइजर होगा वो अपना क्या आ जाएगा, डिविडेंड, ये बात। ठीक है, एक वैल्यू आ गई ये। दूसरे स्टेप में डिवाइजर कौन सा हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचा था वो 420। भाग कितनी बार गया, यहाँ पे लिखा नहीं भाई अपन ने, ये 9 बार जाएगा, ये लिखना भूल गए थे। ठीक है, कितनी बार गया, 9 बार। रिमाइंडर कितना बचा, प्लस में 272, रिमाइंडर को प्लस में लिखेंगे। ठीक है भाई, आगे तो समझ में। तीसरा स्टेप देखो, तीसरा स्टेप क्या था, तीसरे स्टेप में क्या किसे बनाएंगे अपन, डिविडेंड। डिविडेंड किसको बनाएंगे, पिछले स्टेप में जो डिवाइजर था, तो 420 क्या हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर कौन सा हो गया, 272, जो रिमाइंडर बचा है वो कितनी बार भाग गया, एक बार। ठीक है, प्लस में रिमाइंडर कितना बचा, 148, रिमाइंडर कितना बचा, 272 को डिवाइजर बना लिया, 420 को डिविडेंड बना लिया, ए भाग गया एक बार इंटीजर, और रिमाइंडर कितना बच गया, 148। ठीक है भाई, फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप क्या बना, अगले में डिविडेंड क्या होगा, 272, डिवाइजर क्या होगा, 148, जो रिमाइंडर बचा है वो। ठीक है, भाग कितने बार गया, एक बार, रिमाइंडर कितना बचा, 124। ठीक है, ये हो गया अपना चौथा स्टेप। अब देखो पांचवा स्टेप, पांचवें स्टेप में क्या हो गया, डिविडेंड 148। ठीक है, डिवाइजर कितना हुआ, 124, जो रिमाइंडर बचा था वो। भाग के डिवाइड गया एक बार, रिमाइंडर कितना बचा, 24। ये हो गया क्या, डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, एक बार भाग गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 24। ठीक है,
इसके बाद देखो 6 स्टेप। 6 स्टेप में क्या है, 124 तो क्या हो जाएगा डिविडेंड, डिवाइजर कितना होगा 24, कितनी बार भाग जाएगा 5 बार, रिमाइंडर कितना बचा 4। ठीक है, ये देखो 24 है, ये तो क्या बना दिया अपन ने डिवाइजर, 124 क्या है डिविडेंड, 5 बार भाग गया और रिमाइंडर कितना बच गया 4। ठीक है, और लास्ट स्टेप देखो अपना 7वां स्टेप क्या होगा, 7वां स्टेप क्या होगा 24 तो डिविडेंड होगा इज इक्वल टू 4 डिवाइजर होगा और कितनी बार भाग जाएगा 6 बार जाएगा, प्लस में रिमाइंडर कितना बचेगा जी। ठीक है भाई, ये अपन ने किस फॉर्म में लिख दिए एक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम में। ठीक है, ये हो गए 7 स्टेप एक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम के। आगे समझ में। अब देखो अपने से मेन चीज पूछी क्या थी, HCF of 4052 एंड 12576, इन संख्याओं का HCF पूछा था। तो HCF अपन कैसे बताएंगे, जो बिल्कुल लास्ट स्टेप है, बिल्कुल जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप कौन सा है ये है। ठीक है, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा इसका HCF। तो लास्ट स्टेप का डिवाइजर कितना है 4। ठीक है, इसमें भी लास्ट स्टेप का देखो डिवाइजर किसको बोलते हैं अपन B को, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो लास्ट स्टेप का जो B होगा मतलब डिवाइजर होगा वो ही क्या होगा HCF होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा HCF of 4052 एंड 12576 इज 4। क्या हो जाएगा HCF 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, आई इतनी बात समझ में। सबसे पहले भाग देना शुरू करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको डिवाइजर बनाते जाएंगे, जो डिवाइजर होगा पिछले स्टेप का उसको क्या बना देंगे डिविडेंड। और इसी तरह से सारे स्टेप सॉल्व करते करते अपने को कहां तक आना है जहां पे रिमाइंडर 0 ना बन जाए। एक्विलिट्स डिवीजन फॉर्म में इसको ऐसे निकालना है, आपको सिर्फ HCF बताना है। तो आपको देखो ये तो आपको करके देखना है, ये करे बिना आपको ये स्टेप नहीं लिख सकते। अगर आपको एग्जाम में लिखने हैं तो ये काम आपको सारा रफ कॉपी में करना है। ठीक है, और ये सारे क्या लिखने हैं स्टेप्स जो हैं, ये जो स्टेप है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 स्टेप आपको साफ पेज पे लिखने हैं जो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना है। और उसके अंदर लास्ट में आपने को क्या लिखना है, the divisor in last step is 4, so HCF of the 4052 and 12576 is 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा भाई। डिवाइजर आपको HCF निकालना आ गया, सीधी संख्या दे रखी हो तो। ठीक है भाई, जिस तरह से अपन ने ये क्वेश्चन किया है ना, ऐसे ही अपन पूरी बुक के एक एक एग्जांपल पर एक एक क्वेश्चन करेंगे। उस चीज की टेंशन आप छोड़ दो कि भाई आधे क्वेश्चन करवाएंगे सर आधे नहीं करवाएंगे, स्कूल की तरह नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवाया जाएगा। ठीक है, और उन्हें आप सामने जितनी बार मन चाहे उतनी बार आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है भाई, इसका देखो सेकंड क्वेश्चन। अब आप एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या है, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, अपन क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी जो ओड पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो तो किस फॉर्म में होंगे, क्या वो इस फॉर्म में होंगे 2q plus 1, और कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर होंगे क्या वो 2q के फॉर्म में होंगे। ये अपने को शो करना है जब क्या हो q सम इंटीजर हो। तो अपन क्या करेंगे, दो इंटीजर मान लेंगे। अपन ने मान लिया a इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्या है भाई एग्जांपल नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अपन ने क्या मान लिया, a को सम इंटीजर मान लिया और b क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपने को इसमें किस फॉर्म में देखने के लिए बताया है 2q और 2q प्लस 1। a1 के लिए ये a1 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और ये किसके लिए देखना है अपने को, ओड
पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहां से अपनी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू प्लस, इसमें r क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो इसमें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, और ये क्या है बी क्यू प्लस आर है, इसमें रिमाइंडर क्या है 1। तो b की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर अपने पास b की वैल्यू 2 आ गई तो अपने पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा, अगर b की वैल्यू 2 है तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी, 0 के बराबर, या फिर 2 से छोटी। तो देखो भाई 0 के बराबर तो 0 हो गया, 0 से बड़ी है तो 2 से छोटी, अब 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि अपने को 2 से छोटी लिखनी है, तो अपने पास रिमाइंडर की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 0 और 1। ठीक है, इक्विलेट्स एल्गोरिथम अपने को क्या बोलता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसमें जो जो वैल्यूज है वो रख दो। तो a की वैल्यू, अगर हम b की वैल्यू अपने पास है 2q, ये मान लिया। r पहली रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, दूसरी a इज इक्वल टू, ये तो हो गया बी क्यू प्लस आर, दूसरी रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 1। तो बताओ रिमाइंडर की वैल्यूज अपने को क्या लिखनी है, एक इवन और एक ओड रखनी है। इवन के लिए अपन 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, और ओड की वैल्यू मतलब ये 1 ओड है ना, अपन बोलते हैं 1 3 5 7 ओड वैल्यूज होती हैं, तो अगर अपन ओड रिमाइंडर की वैल्यू रखेंगे 1 तो क्या आ जाएगा, और पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। और ये अपने को देखने के लिए इसने बताया है, क्योंकि क्वेश्चन में देख लो इसने क्या बोला है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा, ये 2q प्लस आर, ये आएगा पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2q भी तो लिख सकते हैं भाई, 0 है ही नहीं, 0 को लिखो से ना लिखो प्लस में, तो इसकी a की वैल्यू क्या आ गई 2q। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए अपने को क्या बोला था 2q आना चाहिए, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए क्या बोला था भाई, ऑड रिमाइंडर लेके तभी तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा। तो ये क्या आ गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और ऑड इंटीजर जब अपन ने लिया 1 लिया रिमाइंडर की वैल्यू, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या आ गया 2q प्लस 1, और ये अपने को क्या करना था, सोल्व करना था। ये तो बोल रखा है इसमें कि पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए 2q के फॉर्म में होना चाहिए, और एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए 2q प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे क्या हो q सम इंटीजर। मैंने आपको पहले ही जब आपने एचसीएफ निकाला तब बताया था q क्या होता है, सम इंटीजर होता है। ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव इवन इंटीजर कैसे आएगा, किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है भाई, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। ऐसा सेम टू सेम है अपना थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड एग्जांपल है वो भी सेम है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, किसकी वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू। ठीक है, थर्ड में इसने क्या पूछा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसमें इसने इवन नहीं पूछा, इसमें सिर्फ क्या पूछा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। पिछले में अपने से क्या पूछा था, पॉजिटिव इवन इंटीजर भी किसके फॉर्म में होगा 2q के फॉर्म में, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर भी किसके फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में 2q + 1 के फॉर्म में, दोनों चीजें दिखानी थी। इसमें इसने सिर्फ क्या पूछा है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे वो 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में होंगे। ठीक है, 4q + 1 और 4q + 3, यहां से अपने को क्या पता चलता है किस फॉर्म में होंगे, 4q + 1 और 4q + 3। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर है भाई 3। ठीक है, इससे अपने को क्या पता चलता है कि अपनी b की वैल्यू कितनी है 4 है, bq + r। ठीक है, तो अगर b की वैल्यू 4 हो जाएगी अपनी, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी अपनी, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, इस साइड में तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और किससे छोटी होगी, किससे छोटी होगी b की वैल्यू से 4। तो 0 के बराबर और 0 से बड़ी और 4 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। ठीक है, ये 4 संख्याएं होती हैं 0 1 2 3।
ठीक है, तो इनको अपन कैसे सोल्व करेंगे? अब अपने को क्या निकालना है? देखो पिछले में क्या पूछा था कि इवन भी बताओ और ओड भी बताओ। ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होंगे? 2q के फॉर्म में, और ओड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होंगे? 2q + 1 की फॉर्म में। पिछले एग्जांपल में ये दे रखा था। ठीक है, शो करने के लिए पूछा था ये चीज। इसमें क्या पूछ रखा है? इसमें सिर्फ पॉजिटिव ओड इंटीजर पूछ रखा है, तो अपने को इवन वाले तो शो करने ही नहीं है, सिर्फ ओड वाले करने हैं। तो अपन रिमाइंडर की वैल्यूज क्या क्या लेंगे? ये लेंगे, क्योंकि ओड तो यही है, 0 और 2 तो इवन हो गए, और 1 और 3 क्या है? ओड है। तो अपन क्या लिखेंगे? ओड वाली वैल्यूज। तो a = dq + r। dq, d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू कितनी है? 4q + r। सिर्फ ओड रिमाइंडर लेने हैं हमने, तो पहला ओड रिमाइंडर क्या है? 1 है। ठीक है, दूसरी वैल्यू 4q, ये तो bq हो गया, प्लस r कितनी है? 3 है। तो ये दो वैल्यूज आ गई किसमें? जब अपन 4q लेंगे, मतलब b की वैल्यू है वो 4 लेंगे, तो रिमाइंडर की वैल्यूज क्या आएंगी? 0 1 2 3 ये आएंगी इसके हिसाब से। ये रिमाइंडर वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 4 से छोटी। तो 0 के बराबर मतलब 0 हो गया, 0 से बड़ी 1 2 3 हो गया। ठीक है, और 4 से छोटी होनी चाहिए, तो 3 तक की ही संख्याएं आएंगी, इससे ऊपर नहीं आएगी। तो क्या वैल्यूज आ गई? ये दो वैल्यूज आ गई, अगर अपने को ओड पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं तो। ठीक है, तो क्या क्या हो गई? 1 और 2। और अपने को निकालने के लिए क्या पूछा था? इसने क्या शो करने के लिए पूछा था कि ओड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे? 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में होंगे। तो होंगे या नहीं होंगे? आपने निकाल के दिखा दिया या नहीं दिखा दिया? 4q + 1 की फॉर्म में और 4q + 3 की फॉर्म में। ठीक है भाई, ये था अपना एग्जांपल नंबर 3। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, सीधी वैल्यूज पकड़ो। किसकी सीधी वैल्यूज? किसकी पकड़ो? b की वैल्यू पकड़ो, b की वैल्यू से रिमाइंडर की वैल्यू निकालो। इस हिसाब से b की वैल्यू यहाँ पे 4 रखोगे तो 0 के बराबर 0 हो गया, 0 से बड़ी और 4 से छोटी संख्या क्या होगी? 1 2 3 होगी। अगर दोनों पूछे हैं, अगर इसमें ये पूछ लेता कि इवन जो होंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर होंगे, वो क्या बनेंगे और ओड क्या बनेंगे? तो ओड वाले तो ये बन गए, और इवन वाले क्या बनते? 2q + ना, इवन वाले क्या बनते? 4q + 0 और 4q + 2। ये इवन वाले बन जाते, और ये क्या बन जाते? ओड वाले बन जाते, अगर अपन इसे पिछले एग्जांपल की तरह दोनों पूछे होते, इवन और ओड। ठीक है भाई, ये था अपना क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 3। अब देखो, पहले अपने को एचसीएफ निकालने के लिए इसने क्या पूछा था? सीधी संख्याएं देती थी कि भाई एचसीएफ निकालो किस किस का? दो संख्याओं का, 4052 का, 12576 का। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 4। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है? इस क्वेश्चन में इसने थ्योरेटिकल पोर्शन दे दिया। क्वेश्चन किसमें दे दिया? थ्योरी में। क्या बोला इसने? एक स्वीट सेलर है, हैज 420 काजू बर्फी। उसके पास क्या है? 420 काजू की बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है। ठीक है, she wants to stack them in such a way that each stack has the same number। मतलब वो उनको इस तरीके से रखना चाहती है लाइन में कि हर एक लाइन में सेम तो बर्फी हो। मतलब एक में 12 रख दी तो दूसरे में 12, तीसरे में 12, चौथी में 12। ठीक है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। वो ट्रे का कम से कम एरिया घेरे। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो वो क्या बोल रही है कि उसकी कितनी तो लाइनें बनेंगी। ठीक है, कितनी लाइनें बनेंगी ताकि हर लाइन में बराबर बर्फी, मतलब एक में 12 रख दी तो दूसरे में 12, तीसरे में 12, मतलब इस साइड भी बराबर होनी चाहिए। अगर इस साइड बराबर रखेगी तो इस साइड में कितनी लाइनें बनेंगी। ठीक है, देखो ये बर्फीज रखी है, ये क्या बोल रहा है? हर लाइन में बराबर बर्फीज रखनी है इसको। ठीक है, हर लाइन में बराबर बर्फीज रखनी है। तो ये बोल रहा है कि इस साइड में कितनी लाइनें बनेंगी, ये इस हिसाब से एडजस्ट करनी है कि सभी में यहां पे भी बराबर बर्फीज हो। अगर यहाँ पे बराबर बर्फीज रखेंगे, यहाँ पे बराबर बर्फीज रखेंगे सभी में नीचे की साइड में, अगर एक में एक बर्फी बढ़ा दी ना तो सभी में फिर एक एक और रखनी पड़ेगी इन लाइनों के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? अपने को कॉमन चीज निकालनी है कि भाई हर लाइन में कितनी बर्फीज रखेंगे अपन, ताकि ये सभी लाइनों में क्या जाए? बराबर।
मतलब क्या हो गया, अपने को क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अपने को क्या निकालना है, HCF निकालना है। बर्फीज कितनी कितनी है, एक में है 420 और एक में है, एक टाइप की बादाम बर्फीज है 130। तो देखो कितनी बर्फीज है, 420 तो है किसकी, काजू की, और 130 है किसकी, बादाम की। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल में क्या बताया था, हमेशा अपन डिविडेंड की वैल्यू एचसीएफ निकालने के लिए कौन सी लेंगे, डिविडेंड की वैल्यू कौन सी लेंगे, जो बड़ी होगी, और डिवाइजर की वैल्यू क्या कौन सी लेंगे, जो छोटी होगी। तो देखो डिविडेंड कौन सा बनेगा, 420, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, और ये क्या बनेगी 130। देखो है ये संख्याएं हैं, सिर्फ इसको काजू बादाम का नाम दे दिया थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाने के लिए। अपने को सबसे पहले क्या चीज पकड़नी है, बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है, कितनी बार भाग जाएगा। अगर 2 बार देंगे तो कितना हो गया 260, 3 बार देंगे तो कितना हो गया 390, तो 3 ही बार भाग जाएगा। 4 बार देंगे तो ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, 3 बार गया तो कितना हो गया 390। ठीक है, कितने बच गए, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ से एक पावर यानी 12 में से 9 गए तो 3 बच गए, यहाँ 3 में से 3 गए तो 0, मतलब रिमाइंडर बच गया 30। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, पहले एग्जांपल की तरह, ए की वैल्यू क्या थी डिविडेंड की 420 इज इक्वल टू डिवाइजर की वैल्यू क्या थी 130, कितनी बार भाग गया 3 बार, रिमाइंडर कितना बचा 30। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। आपको स्टेप पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था अपने लास्ट में लिखे थे, लेकिन ये हर स्टेप अपने को वो रफ में करते रहो पीछे, और साथ में हर स्टेप साथ साथ लिखते रहो। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होने का खतरा है तो आप पहले पूरा वो सॉल्व कर लो, फिर स्टेप लिख लो साथ पेज। ठीक है, 30 बच गया, इसको क्या बना देंगे अपन डिवाइजर, और पहले वाला जो डिवाइजर था इसको क्या बना देंगे डिविडेंड 130। ठीक है, भाग दो कितनी बार गया, 30 का भाग अगर 130 में देंगे तो कितनी बार गया 4 बार गया, और कितना आ गया 120। बच गए कितने 130 में से 120 गए तो 10 बच गए। ठीक है, तो अपना सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या है डिविडेंड 130 है, डिवाइजर क्या है 30, कितनी बार भाग गया 4 बार, रिमाइंडर कितना बचा 10। बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है भाई, इसके बाद देखो थर्ड स्टेप, इसको क्या बना देंगे डिवाइजर, और पहले जो डिवाइजर था उसको क्या बना देंगे डिविडेंड, कितनी बार गया 3 बार, कितना हो गया 30, और रिमाइंडर कितना बच गया 0। अपना जो थर्ड स्टेप होगा, ठीक है, थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या आएगा 30 इज डिविडेंड, 10 इज डिवाइडर, 3 बार भाग गया और रिमाइंडर कितना बचा 0। ये हो गया अपना थर्ड स्टेप। तो अपना एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कितना आएगा, जो लास्ट स्टेप में क्या है डिवाइजर है, जो लास्ट स्टेप में क्या है डिवाइजर है, मतलब एचसीएफ आ गया अपना 10 आ गया। लेकिन अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में, अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे अपन इस क्वेश्चन में, अपन इसको एचसीएफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपने को थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से अपन इसको क्या बोलेंगे, कितनी स्टैक्स बनेंगी, कितनी स्टेप्स बनेंगी। देखो थ्योरी में क्या बोलेंगे इसको, द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काजू एंड बादाम बर्फीज। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे काजू एंड बादाम बर्फीज, बोथ टाइप ऑफ बर्फीज, चाहे बोथ टाइप बोल दो चाहे काजू एंड बादाम बोल दो। ठीक है, तो कितने स्टैक्स बनेंगे उनके 10 स्टैक बनेंगे। ठीक है, अपने को लास्ट में सिर्फ इतना लिखना है, द नंबर ऑफ स्टैक्स आर 10 फॉर बोथ टाइप्स ऑफ बर्फीज। ठीक है भाई, लास्ट में लिखना है। पहले क्वेश्चन में अपने को सीधी थ्योरेटिकल दे रखी थी 4052 एंड 12576, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। तो अपन ने साफ साफ लास्ट में क्या लिख दिया था, एचसीएफ ऑफ दी दोनों संख्याओं का क्या आया था 4 आया था, सीधा लिख दिया था। लेकिन इसमें अपने को क्या पूछा है स्टैक्स कितने बनेंगे, तो द नंबर ऑफ स्टैक्स आर 10 फॉर बोथ टाइप ऑफ बर्फीज, दोनों टाइप की बर्फियां हो बराबर नंबर में जचाने के लिए कितने बनेंगे 10 स्टैक्स बनेंगे।
ठीक है भाई। इसी तरह से जैसे अपन ने ये एग्जांपल किए हैं, इसी तरह से अपन पूरी बुक की पहले थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, ए किसे को बोलते हैं, बी किसे बोलते हैं, क्यू किसे बोलते हैं, रिमाइंडर किसे बोलते हैं, उसके बाद रिमाइंडर निकालते कैसे हैं, जीरो से, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा और छोटा किससे होगा, बी की वैल्यू से। ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, उसके बाद एक एक एग्जांपल किए हैं अपन ने। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। कोई बड़ी एक्सरसाइज होगी तो वो भाई 2 दिन में हो जाएगी, वरना अपन कोशिश करेंगे कि एक दिन में अपन थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के और उसके साथ एग्जांपल करें। एक दिन में बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल हर एक्सरसाइज के, और दूसरे दिन उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगर कोई एक्सरसाइज बड़ी हुई तो नेक्स्ट डे अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से लगभग देख लो आप कितने चैप्टर हैं आपके। ठीक है भाई, लगभग कितने चैप्टर हैं आपके और उन चैप्टर्स में कितने एक्सरसाइज हैं, उतने ही दिन एक्सरसाइजेज में लगेंगे, उतने ही दिन एग्जाम्पल में। कुछ छुट्टियां आ जाएंगी बीच में संडे की। ठीक है, एक आधी छुट्टी वैसे भी हो जाती है, जैसे आप स्कूल से मार लेते हो वैसे हमारी भी हो सकती है, एक आधे दिन इमरजेंसी, कभी बीमार हो गए या कोई काम हो गया तो। बाकी लगभग आपकी डेली लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास दोनों चलेंगी। ठीक है, फीस बहुत ही कम है भाई, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपकी मात्र पूरे साल की। अगर आप वैसे 10th क्लास में कहीं पे पढ़ने जाओगे ना, तो पहली बात तो आपसे 10,000 रुपये पहले मांगेंगे और 2 महीने में आपका सिलेबस करवाएंगे। सिलेबस भी कैसे करवाएंगे, आज 4 एग्जाम्पल करवा दिए, कल एक्सरसाइज कर लाना भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, इस तरह से करवाएंगे अपन। एक एक एग्जांपल यहाँ पे करवाएंगे। कभी आपका अगर स्कूल में टीचर ने भी टेस्ट बता दिया भाई कल इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का टेस्ट होगा, आप घर पे आके ईयरफोन लगा के पूरे सभी क्वेश्चंस को वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा के अपने लेक्चर की और पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो 1.5-2 घंटे में। क्योंकि अगर मान लो ये 45 मिनट की क्लास है, 45 मिनट की क्लास दी है, आप 2 गुना स्पीड करके इसको पढ़ोगे, ठीक है, तो ये 20 मिनट की क्लास होगी। आपको 5 एक्सरसाइज का टेस्ट बताया है मान लो, ठीक है, टीचर ने एक पूरा चैप्टर जो है उसमें 3, 4, 5 इतने एक्सरसाइज होती हैं, तो 15-15, 20-20 मिनट में आप एक एक्सरसाइज को कवर करके 2-2.5 घंटे में पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन के अंदर से निकाल सकते हो। अगर आप पूरी साल सिर्फ ईयरफोन लगा के अपनी बाहर की दुनिया से कट के, जितनी देर पढ़ो बाहर की दुनिया से कट के, ताकि बाहर के कोई साउंड आपके कानों में ना आए, ईयरफोन लगा के आराम से बिस्तर में लेटे लेटे भी रिवीजन कर लोगे ना साल में 2-3 साल, 2-3 बार, तो भी आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। ऑफलाइन जाओगे तो सबसे पहले तो मैक्सिमम टीचर्स तो क्या करते हैं, पहले ही दिन अपने पूरे कोर्स की फीस ले लेते हैं भाई, 8,000 रुपए 10,000 रुपए जमा करवा दो, आपको पूरा सिलेबस करवा देंगे। करवाते कैसे हैं, 4 एग्जाम्पल करवाए, कल एक्सरसाइज कर लाना भाई, को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। मैक्सिमम बच्चे, उनमें से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्म की वजह से या झिझक की वजह से आंसर्स अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछ पाते हैं। कोई कोई बच्चे 1-2 प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, अगले दिन नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब रोजाना एक एक्सरसाइज वो कंप्लीट करवा देते हैं। आपके सिलेबस में लगभग 50-52 एक्सरसाइज है, मतलब 2 महीने में छुट्टी करके भी, संडे की छुट्टी करके भी, एक आध छुट्टी और करके भी 60 दिन होते हैं 2 महीने में, 2 महीने में आपका सिलेबस। ठीक है, अपन एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे करवाएंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, उन्हें आप साल में कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आप कहीं पे महीने वाइज भी फीस देके पढ़ते हो ना, तो भी 1,000 रुपए महीने से कम में आपको 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कोई नहीं पढ़ाएगा। 1 महीने की फीस लेंगे वो 1,000 रुपए, ठीक है, और 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपको सिलेबस खत्म कराएंगे, आपके 5,000 रुपए। यहाँ पे मात्र 1,000 रुपए में, 999 रुपए में आपको पूरी साल, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। अगर कोरोना जैसी बीमारी मान लो दोबारा आ भी गई, ठीक है, तो भी क्या होगा, आपकी क्लासेज चलती भी रहेंगी, ठीक है, और जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। पिछली बार देखो कोरोना आया था, बच्चों के 6-6 महीने बाद एग्जाम हुए थे, ठीक है, तो जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। आपके एग्जाम होंगे ना, तभी आपकी क्लासेज बंद होंगी। ठीक है, तो फीस बहुत ही कम है भाई। और अगर आप मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट खरीदते हो तो तीनों सब्जेक्ट में फीस हो गई आपकी 3,000 रुपए पूरे साल की। ठीक है, लेकिन अगर आप तीनों सब्जेक्ट एक साथ खरीदते हो, ठीक है, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब 3,000 का 10% हो गए 300 रुपए। ठीक है,
तो आपको 2700 रुपए में तीनों क्लासेस मिल जाएंगे, मतलब एक क्लास आपको 900 रुपए में पड़ जाएगी 9th क्लास की फीस के बराबर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपनी क्लासेस खरीदो। और भाई जुलाई का महीना देखो मैक्सिमम जा चुका है, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक अपन पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे लगभग, ठीक है। दिसंबर जनवरी में एक बार रिवीजन और फरवरी मार्च में दूसरी बार रिवीजन। अगर आप रिवीजन करोगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे भी नहीं, लगभग 1 से सवा महीने में आप पूरा रिवीजन कर लोगे। क्योंकि रिवीजन में क्या करना होता है अपने को, सिर्फ क्वेश्चंस देखने होते हैं। और सोच के देखो आप, एक बार सिलेबस करवा के लगभग 2 बार हर स्कूल में रिवीजन होता है, तो 3 बार वो करवा दें, एक बार सिलेबस पूरा, 2 बार रिवीजन। और यहाँ पे एक बार सिलेबस हम करवाएंगे पूरा और 2 बार रिवीजन, तो कितना हो गया, 2 बार तो पूरा पूरा सिलेबस हो गया और 4 बार क्या हो गया, रिवीजन। एग्जाम में जब आप बैठोगे बोर्ड के एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा एनसीईआरटी बुक में से जो आपको नहीं आएगा। और ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी क्लास में स्कूल में आपको कोई और बुक लगवा रखी है तो उस बुक को छोड़ दो, अगर आपको 10th में नंबर चाहिए है तो, ठीक है। क्योंकि जो एनसीईआरटी का पेपर बनेगा वो किस में से आएगा, एनसीईआरटी की बुक में से आएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो और चाहे राजस्थान बोर्ड हो, सभी में एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है। गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी का लगा रखी है, आपके प्राइवेट स्कूल वालों ने सिर्फ अपने अपने स्कूल में आपको दूसरी बुक्स लगा रखी है, ठीक है। उनमें बहुत सी बुक है भाई, किसी के किसी पब्लिकेशन के लगा रखी है, किसी ने किसी पब्लिकेशन के लगा रखी है, तो हम वो बुक कवर नहीं करवा सकते और उसको करने का फायदा भी नहीं है, ठीक है। आप तो यहाँ पे पढ़ रहे हो एनसीईआरटी बुक, यहाँ से आगे निकल के जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो और जब कंपटीशन के एग्जाम देते हो, तब बच्चे भाग भाग के सरकारी स्कूलों में या दुकानों पे जाते हैं कि हमें एनसीईआरटी की बुक दो, हमें तैयारी करनी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बिना सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। जो आपके बाद में कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 420 और 130 दे रखा है, इन संख्याओं को चेंज कर देंगे, क्वेश्चन ये का ये मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी पे बेस्ड भी आते हैं। दूसरी बुक में तो ऐसी ऐसी बुक है, अगर आप उनके एक एक क्वेश्चन निकालने लग जाओ तो आपसे पूरी साल में एक बार भी सिलेबस खत्म नहीं हो, कोई टीचर करवा ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ बच्चों पे लोड डाल रखा है, टीचर क्या करते हैं, वो अपना 4 एग्जाम्पल करवाए, कल एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज उनकी इतनी बड़ी है, उनमें 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर बच्चा घर पे जाके उन 50 क्वेश्चन को निकाल के देखने लग गया, उन क्वेश्चंस को निकाल के देखने लग गया, तो वो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकता, जो 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट और होते हैं। सिर्फ मैथ में ही रह जाएगा वो 50 एग्जाम्पल निकालने में। एक तो वैसे ही 3-4 बजे घर पे पहुंचते हैं, ठीक है, रात को सोना होता है क्योंकि सुबह जल्दी फिर स्कूल में जाना होता है, बीच के टाइम में 3-4 घंटे 5 घंटे मिलते हैं, उनके अंदर वो 50 क्वेश्चन नहीं निकालेगा अगले दिन वो साइंस वाले टीचर से मांग, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से स्कूल से आओ, अपना होमवर्क करो, स्कूल वाले तो देते हैं क्योंकि टीचर से पिटना भी अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद जब भी आपके पास टाइम मिलता है तो आप झट से क्या करो, ईयरफोन लगाओ और पूरी एक्सरसाइज को देखो। हो सकता है आपके टीचर हमारे से अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन क्या होता है, हर टीचर में एक खासियत होती है, हर टीचर का अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हो सकती है जो हमारी आपको समझ में ना आए, लेकिन स्कूल वाले टीचर की आपको समझ में आ जाए। और कुछ ऐसी भी होती हैं जो वो टीचर स्कूल वाला आपको नहीं समझा पाए, लेकिन हम आपको उसको और अच्छी तरह समझा दें। तो इसलिए अगर आपके पास 2-2 टीचर्स का सपोर्ट होगा तो आपका एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको बेस्ट बनाने की, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना हो जो आपके समझ में ना आए, चाहे वो साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, ठीक है। ठीक है भाई, आज की क्लास एक्सरसाइज 1.1 अपन कल करते हैं, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ये अपन कल करेंगे। लगभग 7 क्वेश्चन बन गए, 7 क्वेश्चन अपन कल करेंगे। पूरे टाइम में अपने 40-45 मिनट का एक लेक्चर होगा, ठीक है। आज तो मैं आपको ये बताने लग गया इसलिए 50 मिनट के लगभग लेक्चर चला गया। तो कल अपने लगभग 40-45 मिनट में 7 क्वेश्चन और करेंगे। तो एक दिन एग्जाम्पल, एक दिन एक्सरसाइज, एक दिन एग्जाम्पल, एक दिन एक्सरसाइज। तो लगभग अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर कितनी एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज है इसके अंदर। तो 4 एक्सरसाइज के 4 दिन में एग्जाम्पल और 4 दिन में एक्सरसाइज, मतलब 8 दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर इसी तरह से अगर अपन एक मीन वैल्यू निकाल के देखें तो 3.5 से 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हाफ नवंबर तक या फुल नवंबर तक। और उसके बाद आप
अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर आप लिख के भेज दो, इससे मुझको इस एक्सरसाइज में से ये समझ में नहीं है। जैसे मैंने आज बताया है ना, एग्जांपल किसके हैं, ये एग्जांपल नंबर 4 किसका है, एक्सरसाइज 1.1 का। ऐसे ही आप भी लिख सकते हो कि सर एक्सरसाइज 1.1 का अगर एक्सरसाइज या क्वेश्चन है तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर इतना मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, या फिर अगर एग्जांपल पूछना है तो एक्सरसाइज 1.1 का सर एग्जांपल नंबर 3 मेरे को समझ में नहीं आया, 4 नंबर मेरे को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट डे जब क्लास होगी उससे पहले आपको आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवाएंगे, पहले आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है भाई, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, उनको भी बताना कि ऑनलाइन ट्यूशन अवेलेबल है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ना बरसात में दुखी होने की जरूरत है, ना धूप में कहीं जाने की जरूरत है, ना सर्दी में कहीं जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर पे बैठो और कम से कम फीस में घर पे बैठ के ट्यूशन चलो। ठीक है भाई, ऊपर से बेनिफिट ये आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। जैसे कल बारिश हो रही थी भाई, ठीक है, और उसी टाइम पे पढ़ाने वाला टीचर तो उसी टाइम पे पढ़ाएगा, उसके पड़ोस के 2 बच्चे हैं वो आ गए तो उसको सिलेबस करवाना है, वो तो अपना पॉइंट पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे ये आज एग्जांपल करवाने थे, उस टीचर ने करवा दिए लेकिन आप बरसात की वजह से नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट डे वो नहीं करवाएगा। 2 महीने में सिलेबस करवा दिया तो आप अपने घर, वो अपने घर, वो दोबारा नहीं समझाएगा। लेकिन हम जो है, हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं होंगे तब तक एक एक जो क्वेश्चन है आपकी पूरी बुक का, वो कहाँ पे होगा, आपके हाथ में, आपके मोबाइल में, ऐप के ऊपर। आप जब चाहे उनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो, पढ़ना ही नहीं है, टाइम पास करना है सिर्फ कि हमारी तो 10th हो जाए, 12th हो जाए, तो भाई आगे भी कुछ नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ के नहीं जाओगे तो आगे कंपटीशन के बिना कुछ है नहीं, कंपटीशन आपसे बढ़ेगा नहीं, चाहे आप कितनी तैयारी कर लेना। क्योंकि 6 से 10th का सिलेबस तो 10th का क्या, हरियाणा में तो 12th का भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ आता है। जब तक आप यहाँ पे पढ़ के नहीं जाओगे तो आप कंपटीशन की तैयारी चाहे आप 5 साल कर लेना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं हो। और कंपटीशन यहाँ पे तो हम एकदम बेसिक से बताएंगे हर चीज, चाहे पिछली क्लास में आ गई हो, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे वो टीचर तो बोलेंगे ये चीज तो आपको आती होगी, आपने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी होगी। वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएगा नहीं, सीधे क्वेश्चन सोल्व करवाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है कि ये चीज आई कहाँ से, तो आपके वो क्वेश्चन चाहे आप कितनी बार ही पढ़ लेना, कंपटीशन की तैयारी कर लेना, आपके क्लियर हो गई। कंपटीशन एग्जाम भी वही बच्चा निकाल सकता है जिसने 10th तक 12th तक अच्छी पढ़ाई की, वरना कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव सोच रखो अपनी। ठीक है, और फटाफट, कुछ भी पैसे नहीं है भाई, इससे ज्यादा तो आप कुरकुरे चिप्स खा जाते हो। जिसके कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके डेली की आज के दिन 50 रुपए पॉकेट मनी ना हो रोजाना की। ठीक है, महीने के 1500 हो गए, मतलब 2 महीने में आपके जो तीनों सब्जेक्ट में फीस है वो आप 2 महीने में खर्च कर देते हो। और हम आपको 10 महीने 11 महीने पढ़ाएंगे यहाँ पे, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। इस साल तो मान लिया थोड़ी लेट हो गए, लेकिन अगले साल आपको 1 मई से आपकी नेक्स्ट सेशन की जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके मार्च में एग्जाम हो जाते हैं तो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, और अगर आपके अप्रैल से क्लासेज स्टार्ट करते हैं होती हैं तो 1 मई से आपकी ट्यूशन क्लासेज शुरू हो जाएंगी। इसलिए आराम से घर पे बैठो, पढ़ो और बताओ जरूर भाई। जितने ज्यादा स्टूडेंट इस बार जुड़ेंगे अपने साथ, अगले साल और फीस कम कर देंगे। जैसे इस साल अगर 9वीं की फीस 10वीं की फीस 1000 रुपए है, तो अगले साल अगर अच्छे खासे बच्चे जुड़ गए तो अगले साल ये ही 10वीं की फीस को घटा के 800 रुपए 700 रुपए कर देंगे। छठी क्लास की फीस जो अगली बार 600 रुपए है उसको 300 400 रुपए कर देंगे। कम से कम वे पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अपने एरिया में कमी है बहुत, सिर्फ स्कूल वाले ट्यूशन। कई बार क्या होता है, स्कूल में ऐसे टीचर्स होते हैं, हर क्लास में 3 टीचर 4 टीचर है, उनमें से 2 टीचर की बच्चों को समझ में आती है, 2 की नहीं आती, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट कमजोर रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सबको सोल्व करने के लिए अपन ने क्या किया है, ये ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट किए हैं। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ो। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अपने साथियों को बताओ भाई जल्दी जल्दी, जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे हमारा भी जोश बढ़ेगा पढ़ाने का कि हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं।